तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि लॉन्ग में रिपीट होता है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ज्योग्राफी टीचिंग। तो यहाँ पे इसका हम कंप्लीट आपका सेशन रहने वाला है जिसमें एम्स क्या होता है उसको समझेंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है जो शॉर्ट में भी पूछता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपका एक लॉन्ग और शॉर्ट दोनों क्वेश्चन आपका प्रिपेयर होने वाला है। ठीक, तो चलिए बिना देर किए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्या है आपका ज्योग्राफी। तो स्टार्टिंग में जब भी आप एम और ऑब्जेक्टिव लिखेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन की डिमांड होती है इंट्रोडक्शन की। जैसा मैं हर क्वेश्चन में आपको कहती हूँ कि सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। तो इंट्रोडक्शन में आपने जो ज्योग्राफी के फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर को प्रिपेयर किया हुआ है, चाहे वो नेचर स्कोप का हो या मीनिंग डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें हैं, उसी को आप सबसे पहले ज्योग्राफी टीचिंग के एम्स ऑब्जेक्टिव में यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ सिंपल लिखा है कि ज्योग्राफी है तो इसका एटिमोलॉजिकल मीनिंग, शाब्दिक अर्थ जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ ही क्या है आपका ज्योग्राफी। ये आपका एटिमोलॉजिकली है, शाब्दिक अर्थ के अनुसार है कि जिससे कि हम क्या करते हैं, जो पृथ्वी है उसको डिस्क्राइब करते हैं कैसी है, क्या है। ठीक, इसके साथ ही फर्स्ट पर्सन टू यूज़ द वर्ड ज्योग्राफी, पहले पर्सन जिन्होंने ज्योग्राफी शब्द का यूज़ किया वो कौन थे? इरैटोथेनस। ठीक है, इरैटोथेनस थे। ठीक, इन्होंने इतने में किया था 276 से 194 BC बिफोर क्राइस्ट में इन्होंने जो है सबसे पहले ज्योग्राफी वर्ड का यूज़ किया था। इसके साथ ही हम ज्योग्राफी और उसके डेवलपमेंट को 3 स्टेजेस में पढ़ते हैं। अब ये जो मैं आपको स्टार्टिंग का बता रही हूँ, इस स्टार्टिंग को आप ज्योग्राफी के जो फर्स्ट आंसर जो आपके यूनिट 1 का आंसर होगा एग्ज़ाम में जो आप राइट करेंगे उसमें भी आप इसको राइट कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए हम ज्योग्राफी को 3 फेज़ में स्टडी करते हैं। ज्योग्राफी एंशिएंट में, एक मिडिल में और एक मॉडर्न में, मतलब वो ज्योग्राफी जो पहले थी। ठीक, उसके बाद बीच की जो हमने जैसे हिस्ट्री में हम डिवाइड करते हैं ना, एंशिएंट एज, मिडिल एज और फिर आपका मॉडर्न एज, वैसे ही ज्योग्राफी को भी हम जब डिवाइड करते हैं तो हम 3 पोर्शंस में यहाँ पर डिवाइड करके पढ़ते हैं। ज्योग्राफी हैज़ बिन प्रोग्रेसिव एंड चेंजिंग एज वेल एज डायनामिक सब्जेक्ट, क्योंकि आपको पता है ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है। सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि जो स्टैटिक चीज़ें हैं जैसे पेड़ पौधे हैं, ये सारे भी ज्योग्राफी के अंदर ही आते हैं। कहीं ना कहीं ज्योग्राफी को आप देखेंगे तो आपको साइंस से भी मिलता जुलता नज़र आता है। तो जो इसका सब्जेक्ट मैटर है ना, जो कंटेंट है, जो विषय वस्तु है, वो कभी भी स्टैटिक नहीं होती है, वो चेंज होती रहती है। जैसे क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है, आज के 10 साल पहले क्या था, 10 साल बाद क्या था। तो ये एक डायनामिक सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी इज़ द ब्रांच ऑफ नॉलेज। ज्योग्राफी क्या है? एक ऐसी ब्रांच ऑफ नॉलेज है दैट स्टडी द लैंड, द फीचर्स, द इनहेबिटेंट्स एंड द फिनोमिना ऑफ अर्थ। ठीक, जो कि धरती के बारे में स्टडी करती है, उसके फीचर्स के बारे में स्टडी करती है, इनहेबिटेंट्स वहाँ रहने वाले लोगों के बारे में स्टडी करती है, और पूरे के पूरे अर्थ के फिनोमिना के बारे में स्टडी करती है। अब आते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ज्योग्राफी इन स्कूल्स। देखिए जो पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा है, अगर ज्योग्राफी की मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो इन्होंने जो है आपको स्कूल से रिलेटेड, स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड ही पूछा है कि भाई उसका क्या होगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले ज्योग्राफी एम इज़ टू री एनर्जाइज द सब्जेक्ट एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन। ठीक, सबसे पहला कि यहाँ पर अब हम डिफाइन करेंगे कि एम क्या होता है और ऑब्जेक्टिव क्या होता है। एम इज़ एन अल्टीमेट गोल। अल्टीमेट गोल का मतलब समझते हैं कि आपको जो चीज़ करनी है, एकदम लास्ट वाली जो पोजीशन है। ठीक, जैसे मान लीजिए विच एन इंडिविजुअल और द एंटिटी स्ट्राइव टू अचीव, जो कि कोई भी इंडिविजुअल है या कोई एक पर्सन, एंटिटी पूरी की पूरी है, उसको पाने की कोशिश करते हैं। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि आप सभी लोग मान लीजिए बीएड कर रहे हैं। ठीक है, आपने बीएड करा, आप सभी लोगों ने क्या किया, बीएड किया। अब बीएड के बाद आप और भी आगे पढ़ाई करेंगे, और अभी बीएड के साथ साथ आप लोगों ने जो है अभी तक नहीं दिया है तो फिर भी देंगे, सीटेट देंगे, फिर उसके बाद आप सुपर टेट देंगे, फिर उसके बाद देंगे, और तब कहीं जा कर के जो आपका एम है, एक गवर्नमेंट टीचर बनने की जो ड्रीम है कि नहीं हम कहीं सेटल हो जाएं, वो है। तो जो ये आपका टीचर बनने का सपना है ना कि नहीं, लास्ट में इतनी मेहनत क्यों करी जा रही है, उसी एम के लिए कि कहीं लाइफ में स्टेबल हो जाए, एक अच्छी प्लेस पोजीशन होल्ड करें। तो ये आपका एम है। क्या है? एम।
और इस एम को पाने के लिए जितने चरण आप इधर घूम रहे हैं ना पूरे, चाहे आप ग्रेजुएशन करके आए हैं, फिर बीएड कर रहे हैं, फिर एमए करेंगे, फिर सीटेट करेंगे, फिर यूपी टेट करेंगे, चाहे सुपर टेट करेंगे, जितने भी ये सब प्रोसेस छोटे छोटे हैं जिनको आप अचीव कर करके अपने एम के और करीब पहुंच रहे हैं, यही लोग क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक, तो समझ में आया एग्जाम्पल, इसीलिए मैंने आपको रिलेट करके बताया ताकि आप उस चीज़ को समझ सकें। तो एम हमेशा एक ब्रॉडर एक्सपेक्ट को दिखाए, जबकि ऑब्जेक्टिव उसके अंदर का ही एक पार्ट होता है जिसको हम ऑब्जेक्टिव की मदद से ही क्या करते हैं, एम तक हम पहुंचते हैं, अपने टारगेट तक हम रीच करते हैं। क्लियर? ठीक, ये एक लॉन्ग टर्म आउटकम होता है। लॉन्ग टर्म क्यों होता है? क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव तो धीरे धीरे आप प्राप्त कर लेंगे, लेकिन एम को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है और ये बहुत टाइम टेकिंग होता है। ठीक, और ये भी फिर भी ज़रूरी नहीं होता है कि सभी अपने एम तक पहुंच ही जाए। एंड कैन बी अचीव थ्रू आउट लाइफ, और कभी कभी तो ये एम इतने बड़े होते हैं कि उनको हम थ्रू आउट लाइफ भी अचीव करते रहते हैं, फिर भी वो होते हैं कि नहीं होते उसकी कोई गारंटी जैसी चीज़ नहीं होती है। ऑब्जेक्टिव इज समथिंग अ पर्सन और एंटिटी सीक्स टू अचीव बाय कॉन्टिन्यूसली चेजिंग इट, जबकि ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऐसी चीज़ है कि जिसको एक पर्सन कॉन्टिन्यूसली चेस कर रहा है। आज है कि आपने बीएड में एनरोल कराया कि बीएड कर लेते हैं, बीएड कर लिया, ऑब्जेक्टिव खत्म। ठीक, फिर सीटेट निकाल लें, सीटेट निकालिए, ऑब्जेक्टिव खत्म। तो वो एक जब ऑब्जेक्टिव खत्म होता है दूसरा ऑब्जेक्टिव खत्म होते दूसरा ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव को हम पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव इज समथिंग अ पर्सन और एंटिटी सीक टू अचीव बाय कॉन्टिन्यूसली चेजिंग इट। ऑब्जेक्टिव एक्सप्रेस द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ करिकुलम। अगर हम स्कूल की बात करें तो जो स्पेसिफिक पर्पस होता है किसी करिकुलम का एट अ गिवन स्टेज, उसको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम होते हैं, फिर सेकेंड टर्म जो एनुअल होता है, हाफ ईयरली और एनुअल, तो जो हाफ ईयरली है फिर एनुअल है, तब उसके बाद जाकर आप एक क्लास पार करते हैं। तो वो जो ऑब्जेक्टिव है वो हाफ ईयरली और एनुअल है, और जबकि लास्ट सेकेंड क्लास में आपका जाना वो क्या हो जाएगा, आपका एम। ठीक, तो एम कभी कभी छोटे भी होते हैं और कभी कभी बहुत बड़े भी होते हैं। क्लियर? अब इसके बाद देखिए उद्देश्य जो है, अगर हम इसको इसकी जो है शाब्दिक अर्थ देखें तो ये उत और दिश से मिलकर बना है जो आपका उद्देश्य है, उत धन दिश से। तो उत का मतलब होता है ऊपर की ओर और दिश का अर्थ होता है दिशा दिखाना। इसका मतलब क्या होता है कि ऊपर की ओर दिशा दिखाना अर्थात उच्च दिशा दिखाना। तो एम हमेशा हायर को रिप्रेजेंट करता है, इसको याद रखिएगा कि एम हमेशा जो है बड़ी चीज़ को डिनोट करेगा। दैट मीन्स ऊपर की ओर दिशा दिखाना, उच्च दिशा दिखाना, ये आपका क्या होने वाला है, उद्देश्य होने वाला है। अब यहाँ पे मैंने कुछ एम्स लिखे हुए हैं ज्योग्राफी टीचिंग के, इसको आप चाहें तो पॉइंट में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी राइट कर सकते हैं अपने आंसर में, जैसे मैंने ड्रॉ किया, या कोई और अगर आपके है माइंड में अपनी क्रिएटिविटी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो एम्स ऑफ ज्योग्राफी टीचिंग में देखिए बहुत सारे एम मैंने लिखे हैं, मैं एक एक करके सबको आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहला क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एम। कोई समस्या आपके समक्ष है, सामने है, उसको सॉल्व कैसे करना है, ज्योग्राफी आपको ये चीज़ सिखाती। इंटेलेक्चुअल एम, कि भाई हमारा जो इंटेलेक्ट है, हमारे जो बुद्धि है, उसके भी डेवलपमेंट के लिए कोशिश करती है। प्रैक्टिकल या फिर यूटिलाइजेशन एम, कि सामान्यतः क्या होता है कि किसी भी सब्जेक्ट का ये एम आपको सब में कॉमन मिलेगा कि उसकी व्यवहारिक उपयोगिता होनी चाहिए, कि वो लाइफ में कहीं ना कहीं यूज़ हो। डिसिप्लिनरी एम, दैट मीन्स कि उसका रिलेशन जो है दूसरे के सब्जेक्ट के साथ हो। मोरल एम, उसके कुछ ना कुछ मोरालिटी, चूँकि मूल्य बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, वो होना चाहिए। सोशल एम, सोसाइटी में अगर हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो सोशल एम भी उसका होना चाहिए कि सामाजिक तौर पे हम उससे क्या सीखेंगे। इंटरनेशनल एम, ठीक, इंटरनेशनल एम का मतलब होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी जो है महत्ता कम नहीं होनी चाहिए। ठीक, इसके साथ ही ये 2 बार आपका इंटरनेशनल लिखा गया है। साइकोलॉजिकल एम, साइकोलॉजिकल एम दैट मीन्स मनोवैज्ञानिक उसके जो है उद्देश्य होने चाहिए कि वो साइकोलॉजिकली भी जो है वो चीज़ों को इम्पैक्ट करे। वोकेशनल एम मतलब जो कामकाज से संबंधित होता है। एस्थेटिक एम जो आपके एस्थेटिक सेंस को डेवलप करता है, एक सेंसिटिविटी क्रिएट करता है, वो आपका होता है। ठीक है, इसके साथ ही एक इंटरनलाइजिंग एम भी होता है। इंटरनलाइजेशन का मतलब होता है आत्मसात करना, कि आप उसके वैल्यूज़ को, जितनी भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं ना, आप उसको एसिमिलेट कर सके, अपने बिहेवियर में उसको शो कर सकें। ठीक, तो ये आपके कुछ क्या हैं, आपके कुछ बेसिक एम हैं। तो इन एम में जैसे हमने देखा कि बहुत सारे एम्स हैं, तो इसको आप एज इट इज़ ऐसे ही याद करेंगे और एग्ज़ाम में जाके इसको ऐसे ही ड्रॉ भी करना है। जैसे देखिए
कौन कौन सा एम है, तो 2 से 3 बार आप बोलिए। जैसे नॉर्मल सिंपल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एम हो गया आपका, एस्थेटिक एम हो गया, इंटरनलाइजिंग हो गया, इंटरनेशनल हो गया, डिसिप्लिनरी हो गया, यूटिलाइजेशन हो गया, साइकोलॉजिकल हो गया, ठीक, एस्थेटिक हो गया, वोकेशनल हो गया। तो ये आपके मेन कुछ एम्स थे। अब देखिए एक और जो मेन 3 इंपॉर्टेंट, जैसे एक क्लासिफिकेशन तो ये है जिसको आप डायग्राम के थ्रू समझा दीजिएगा। उसके अलावा एक ये भी है आपका कि एम्स और गोल्स ऑफ ज्योग्राफी टीचिंग, जो कि 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एम बताए गए हैं। एक है डिसिप्लिनरी एम। डिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है कि उसका रिलेशन दूसरे सब्जेक्ट के साथ कैसा है, ठीक, तो आपको पता होगा, ठीक, उसका जो रिलेशन है उसको हम डिसिप्लिनरी एम के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो आपको पता है कि हम लोग जब ज्योग्राफी पढ़े हैं तो हम लोग इंटीग्रेटेड अप्रोच में ही तो पढ़े हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट इज योर कल्चरल एम। कल्चरल एम दैट मीन्स कि जैसे हर जगह की आपको पता है ज्योग्राफी अलग होती है, हर जगह की हर विशेषताएं अलग होती हैं, तो उसको पढ़ने के बाद उसका कल्चरल एम क्या है ये भी बहुत महत्व रखता है। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूटिलिटेरियन एम। यूटिलिटेरियन एम का मतलब होता है कि उसकी यूटिलिटी क्या है हमारे लाइफ एग्जिस्टेंस में, वो हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है, हमारे सोसाइटी के लिए कैसे हेल्पफुल है, इसके बारे में हम यहाँ डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इन अचीविंग द एम द डिफरेंट एफर्ट्स इज़ योर ऑब्जेक्टिव। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको एक ड्रीम है कि आपको एक गवर्नमेंट टीचर बनना है, स्टेबल होना है, तो वो आपका क्या है, वो आपका एम है। अब उसके लिए आप बीएड कर रहे हैं, सीटेट निकाल रहे हैं, सुपर टेट निकाल रहे हैं, तो वो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो अलग अलग एफर्ट्स आप कर रहे हैं अपने एम तक पहुंचने के लिए। ये आपका फाइनल एम है, इस तक पहुंचने के लिए जो अलग अलग ये आपने एफर्ट्स किए हैं, यही सारे क्या हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, और ये आपका इकलौता क्या है, एम है, ठीक। So it can be fulfilled by the teacher in one classroom, so it is called classroom objectives। देखिए एम को हम क्लासरूम ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव को हम क्लासरूम ऑब्जेक्टिव के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसको ऑब्जेक्टिव छोटे भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होते हैं, शॉर्ट पीरियड में होते हैं, बट कभी कभी ये इतने शॉर्ट भी होते हैं कि इनको हम एक क्लासरूम में अचीव कर सकते हैं। जैसे कि अगर आज हमको ये चीज़ पढ़ना है कि एम और ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस क्या है, एम ऑब्जेक्टिव होता क्या है, तो ये जो हमारा छोटा सा ऑब्जेक्टिव है इसको हम लोग इस क्लास के बाद जो है फिनिश कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे, तो इसीलिए इसको क्लासरूम ऑब्जेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव और एक टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब पढ़ाने के क्या क्या पूरे उसके उद्देश्य हैं, और एक है टीचिंग ऑब्जेक्टिव कि जो टीचर उसको पढ़ा रहा है तो उसको क्या क्या चीज़ें उन बच्चों से चाहिए। तो एजुकेशन और टीचिंग दोनों अलग अलग है। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव थोड़ा टाइम लगता है उसको अचीव करने में, जबकि टीचिंग ऑब्जेक्टिव को आप क्लासरूम के अंदर भी जो है कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे देखिए एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि ये वो चेंज है जो हम बच्चे में प्रोड्यूस करना चाहते हैं, और ये जिस चेंज की बात करें ये चेंज एक दिन में आने वाला नहीं है, ठीक। भले ऑब्जेक्टिव छोटे छोटे होते हैं बट वो चेंज एक दिन में नहीं आता है। और टीचिंग ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो कि पहले से क्या है, वेल डिफाइंड है, क्लियर है, स्पेसिफिक है और मेजरेबल है। टीचर ने कितना पढ़ाया, वो आपको कितना समझ में आया, उसको हम इवैल्यूएशन के थ्रू, फीडबैक के थ्रू पता कर सकते हैं। ये एक फिगर है जिसको आप ड्रॉ कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। देखिए कौन कौन सी 3 चीज़ें जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हैं। तो एक पहला हो गया मेथड ऑफ टीचिंग। अगर आपको ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है तो मेथड ऑफ टीचिंग किसको करना है, करिकुलम से, और टूल्स और टेक्निक क्या है, इवैल्यूएशन के। मतलब आपने कोई चीज़ पढ़ाई, मान लीजिए आपको करिकुलम दिया गया कि ये चैप्टर है, पढ़ाना है। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए हम समझते हैं अपने इसी से, ठीक। जैसे एम और ऑब्जेक्टिव आपके करिकुलम में दे दिया गया कि इसको आपको पढ़ाना है। अब मैंने मेथड ऑफ टीचिंग का यूज़ किया, लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, कोई भी मेथड का मैं यूज़ कर सकती हूँ। उसको मैंने पढ़ाया, उसके बाद मैंने इवैल्यूएट किया, आप लोगों से क्वेश्चन पूछे कि आ रहा है कि नहीं। तो अगर ये चीज़ फुलफिल हो रही है, तीनों के बीच में हमें कोरिलेशन देखने को मिल रहा है पॉजिटिव, दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है, ठीक। अब ऐसा है कि मैं पढ़ा रही हूँ, बच्चे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे वो चीज़ मैच नहीं करेगी, ठीक। अब क्लासिफिकेशन देखिए टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स का, तो आपको पता होगा एक बहुत ही फेमस क्लासिफिकेशन है डॉक्टर BS ब्लूम का, जिन्होंने टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। इसको हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है कि टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स जो है, जो पढ़ने वाले हैं, उसको 3 में इन्होंने डिवाइड किया है, जिसको हमने CAP कैप से याद किया है। क्या है आपका, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। क्या क्या है, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। भावात्मक, ठीक, आपका इफेक्टिव हो जाएगा क्रियात्मक, और साइकोमोटर हो जाएगा आपका
साइकोमोटर ही आपका क्रियात्मक होगा, इफेक्टिव भावात्मक होगा। ठीक है, तो संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष, ये जो 3 पक्ष हैं ये हमारे टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स के क्लासिफिकेशन में आते हैं, जो कि डॉक्टर बीएस ब्लूम द्वारा दिया गया था 1956 में। ठीक, अब इसके बाद देखिए, अब ये जो आपका है ये आपका है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, एम्स और ऑब्जेक्टिव जो आपसे पेपर में पूछा है, तो देखिए आपसे जो क्वेश्चन में पूछा है वो सेकेंडरी लेवल का पूछा है, तो आप इसको बिल्कुल भी एज इट इज़ मतलब लर्न कर लीजिए, क्योंकि सेकेंडरी लेवल का मतलब है कि बच्चे के अंदर जो इसमें कुछ प्राइमरी के भी होंगे तो मैं आपको उसको बता दूंगी, तो आप अगर सिर्फ सेकेंडरी के लिखना चाहते हो आप उसका लिख सकते हैं, अदरवाइज बहुत मार्जिन नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि 5th के बाद 6th से तो आप लोग ज्योग्राफी पढ़ना शुरू करते हैं, उसके पहले तक वो इंटीग्रेटेड आपको ईवीएस में पढ़ाया जाता है, उसके पहले तक तो सोशल साइंस रहता भी नहीं है, जो आपका एसएसटी है वो रहता भी नहीं है, तो आपको वो मिलेगा तो सेकेंडरी के ही उसमें, और उसके बाद 9th से जाके कहीं ना कहीं ज्योग्राफी एज अ सेपरेट सब्जेक्ट हम देखते हैं। ठीक, हालांकि कुछ बोर्ड्स में, आईसीएसई बोर्ड्स में आपको क्लास 6 से भी ज्योग्राफी की अलग किताब देखने को मिल सकती है। डेवलप सेंस ऑफ वंडर, क्यूरियोसिटी, नॉलेज एंड इंटरेस्ट, तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो हमारी ज्योग्राफी है उसको पढ़ने के बाद क्या होगा हमारे अंदर, क्योंकि आप अलग अलग चीज़ों को, नेचर की ब्यूटी को देखेंगे तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी, नॉलेज और इंटरेस्ट डेवलप होगा। बिकम थॉटफुल एंड क्रिटिकल थिंकर्स, तो ये आपका सेकेंडरी लेवल का है, दोनों ये भी सही है। क्यों? क्योंकि आप क्या होंगे जब चीज़ों को जानेंगे, अधिक चीज़ों को, तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी, आपके सोचने समझने की, अच्छा ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, तो आप थॉटफुल होंगे और क्रिटिकल थिंकर भी होंगे। एक्टिव सिटीजन ऑफ देयर कंट्री, इसके साथ ही हम इसको पढ़ने के बाद हमें पता लगेगा और हम एक एक्टिव सिटीजन होंगे अपने देश के। इसके साथ अंडरस्टैंड द डिफरेंट फीचर्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, ये सभी आपके सेकेंडरी के ही हैं। ये क्या है? अंडरस्टैंड द डिफरेंट फीचर्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगहों पे उसके क्या फीचर्स हैं, कहाँ पे कैसा क्लाइमेट है, कहाँ पे कैसा वेजिटेशन है, उसको हम समझ पाएंगे। कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड, नॉट ओनली योर नेशन, यू आर एबल टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द होल वर्ल्ड। उसमें पीस लाना है, कैसे चेंजेस हो रहे हैं ग्लोबली, आप देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज है, बहुत सारे ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट है, तो आप एज अ जियोलॉजिस्ट आप अगर उस चीज़ की स्टडी करते हैं, जानते हैं, तो आप अपने भी कुछ तरीकों को इवॉल्व करके आगे उस फील्ड में अच्छा भी कर सकते हैं। Help pupils to acquire knowledge of their physical and social environment as thus broaden their outlook। तो देखिए ये कहीं ना कहीं आपके सोचने समझने की जो क्षमता होती है, जो देखने का नज़रिया है, उसको बाकियों की अपेक्षा अधिक क्या करता है? विस्तृत करता है, क्योंकि आपको अब आपका जो ऑब्जर्वेशन होगा किसी चीज़ को, वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं होगा। जब आप एक ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसको डीप में जानते हैं तब। ठीक, डेवलप देयर एबिलिटी टू ड्रॉ कंक्लूजन एंड टू जनरलाइज, इसके साथ ही वो क्या करेगा? कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता है और जनरलाइज कर सकता है। क्लियर? अभी लास्ट में इसके मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी कि जिससे कि आप चीज़ों को जो है इंटरप्रेट करना सीखेंगे कि कैसे हम सेकेंडरी लेवल के ऑब्जेक्टिव्स पूछ रहा है तो उसको ड्रॉ करेंगे, कैसे प्राइमरी के अगर पूछ दिया तब। डेवलप द स्किल्स ऑफ रीडिंग मैप्स एंड ग्लोब्स, तो आपको पता है भाई कि मैप और ग्लोब छोटे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, उनके लेवल का वो नहीं होता है, तो ये कहीं ना कहीं सेकेंडरी स्टेजेस के ही आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। डेवलप ड्राइंग एंड मैपिंग स्किल एंड मैनिपुलेटिंग जोग्राफिकल इंस्ट्रूमेंट, तो आपको पता है जोग्राफिकल जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो छोटे बच्चों के क्लासेस पे तो दिए नहीं जाते हैं कि उसको कैसे मैनिपुलेट करना है, मैपिंग किसको कहते हैं, कैसे हमको चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करना होता है। ठीक, टू इनेबल पीपल टू अप्रिशिएट द नेचुरल ब्यूटी एंड अदर फिजिकल फोर्सेस, उसको अप्रिशिएट कर सके, ये ऑब्जेक्टिव है उसका। एक साइंटिफिक एटीट्यूड उनके अंदर डेवलप हो, किसी भी चीज़ को देखकर एज इट इज़ नहीं मानना, उसके पीछे का लॉजिक समझना। ठीक, डेवलप एबिलिटी टू ड्रॉ वैलिड कंक्लूजन एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग, इसके साथ ही किसी भी चीज़ का जो निष्कर्ष वो निकालें तो एक सॉलिड निष्कर्ष निकालें और उनकी जो सोच है वो क्या है? इंडिपेंडेंट थिंकिंग हो। टू डेवलप लव फ्रॉम नेशन एंड डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ डिस्कवरी इन देम, इसके साथ ही अपने देश के प्रति प्यार और उसके साथ ही एक उनके अंदर ऐसा मनोवृत्ति को विकसित करना, ऐसे एटीट्यूड को कि वो खोजी प्रवृत्ति के बने, हर चीज़ में वो कुछ ना कुछ रिसर्च करें। ठीक, ऑब्जेक्टिव्स तो हमारे वैसे बहुत ही बेहतरीन हैं लेकिन पूरे हों तब तो।
इनेबल पीपल्स टू एक्वायर नॉलेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो इसके साथ ही उनको नेचुरल रिसोर्स जितनी भी चीज़ें सबके बारे में ज्ञान होना चाहिए। टू एक्वेंट द पीपल विद द लिविंग कंडीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसके साथ ही कैसे कैसे हम उन नेचुरल रिसोर्सेज के साथ लिविंग कंडीशन को एग्जिस्ट करा सकते हैं, कैसे लोग रहते हैं, अलग अलग फिजिकल फीचर्स जो भी हैं उन सभी चीज़ों को कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, develop in them an understanding of basic concepts, principles and theories relating to geographical phenomena। जोग्राफिकल फिनोमेना से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी अंडरस्टैंडिंग है उनके अंदर डेवलप हो कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, अलग अलग सबके अप्रोचेज़ हैं और सभी अप्रोचेज़ को हमें मान्य करना होता है। ऐसा नहीं कि जो चीज़ हम बस मानते हैं बस वही एग्जिस्ट करती है। टू हेल्प पीपल टू एक्वायर इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड लीड अ सक्सेसफुल लाइफ, इसके साथ ही ये भी एक बहुत अच्छा जो है आपका ऑब्जेक्टिव है और ये माना जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट भी है कि भाई इकोनॉमिक एफिशिएंसी हो और आदमी एक सक्सेसफुल लाइफ जिए, क्योंकि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो आज के डेट में 80% का यही है कि भाई पढ़ करके नौकरी पाना है। तो जब तक इकोनॉमिक एफिशिएंसी आपके अंदर नहीं आएगी तब तक इन सारे का ऑब्जेक्टिव्स के कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको जैसे देखिए, इनफैक्ट ज्योग्राफी टुडे इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। तो आपको पता है कि ये आर्ट और साइंस दोनों का कॉम्बिनेशन है। आर्ट्स में आपको ज्योग्राफी पढ़ने को मिलता है बट मैनी कंटेंट्स आपके साइंस के मिले हुए हैं। ठीक, और देखा जाए तो कोई भी सब्जेक्ट आपस में अलग अलग कभी होता ही नहीं है, वो हम लोग उसको डिवाइड करके भले पढ़ते हैं बट टॉपिक्स कॉन्सेप्ट आपको एक जैसे देखने को मिलेंगे। इट स्कोप एंड स्टडी इज़ ब्रॉड एंड कॉम्प्रिहेंसिव, क्योंकि ये डायनामिक सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी बार बार चेंज होता रहता है और इसका जैसे जैसे प्रॉब्लम्स बढ़ी वैसे वैसे ज्योग्राफी के स्कोप का, क्षेत्र का भी विस्तारण होता जा रहा है। ज्योग्राफी हैज़ वेल इस्टेब्लिश्ड इटसेल्फ एज अ साइंस। ठीक, ज्योग्राफी ने खुद को एक साइंस के रूप में क्या किया है, वेल इस्टेब्लिश किया हुआ है। अब इसके साथ ही एक और ऑब्जेक्टिव का ही क्लासिफिकेशन है जो होल्ट क्लासिफिकेशन है। ये एक फेमस क्लासिफिकेशन कहा जाता है, होल्ट का क्लासिफिकेशन, जिसको हम लोग पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। एक है इनका ऑब्जेक्टिव कि भाई इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होना चाहिए, सोशल और कल्चरल, और डेवलपमेंट ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो 3 ऑब्जेक्टिव है ये वही 3 ऑब्जेक्टिव आपको दिख रहे हैं जो अभी मैंने पीछे आपको एक जगह दिखाए थे, बस यहाँ होल्ट ने नाम बदल दिया है। अब जिसने भी पहले दिया हो तो नाम बस अलग है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखिए, इंटेलेक्चुअल है, सोशल, कल्चरल और प्रैक्टिकल स्किल्स का है। ठीक, ये देखिए यहाँ पर ये आपके 3 जो एम है। कल्चरल एम, वहाँ भी आपको अभी सोशल और कल्चरल आपको देखने को मिला था। यूटिलिटेरियन एम, तो यूटिलिटेरियन एम वही तो होता है कि आप जिसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कर पाएँ उसकी यूटिलिटी क्या है। और डिसिप्लिनरी एम, तो बस इसी को उन्होंने भी जो है वहाँ पर आपके बताया है। देखिए, इंटेलेक्चुअल, सोशल और कल्चरल, डेवलपमेंट ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स, वही यूटिलिटेरियन एम आपका जो है। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर कुछ कुछ के मैंने लिखे हुए हैं। जैसे 5th स्टैंडर्ड में क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया को बता पाना। 6th में क्या है, अप्लाई द इंपॉर्टेंस ऑफ अदर कॉन्टिनेंट्स। और 7th में डेमोन्स्ट्रेट द नॉलेज ऑफ अदर कंट्रीज एंड चेंजेस ऑफ टाइड्स। तो ये एक प्रकार से एक एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको देख सकते हैं कि एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से वो ऑब्जेक्टिव है। तो हर एक एक स्टैंडर्ड वाइज वो ऑब्जेक्टिव डिवाइड है कि इस क्लास में बच्चा जाएगा तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, अगले में जाएगा तो क्या ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा कुछ ऑब्जेक्टिव बिहेवियरल होते हैं और कुछ कल्चरल ऑब्जेक्टिव्स भी हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है एम और ऑब्जेक्टिव्स, उसके बीच में डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस आपसे शॉर्ट में भी पूछा है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी एक बार पूछा है कि दोनों के बीच में डिफरेंस बताइए और उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव्स बताइए। तो देखिए, द एम इज़ अ जनरल स्टेटमेंट ऑफ द एक्सपेक्टेड आउटकम, जो होने वाला है उसके बारे में एक जनरल जो हम स्टेटमेंट देते हैं दैट इज़ एम। और ऑब्जेक्टिव वो सारी चरण होते हैं, सारे स्टेप्स होते हैं टेकन टू एकम्पलिश द लॉन्ग टर्म गोल, जो हमने लंबा सा एम बनाया हुआ है ना उस तक पहुंचने के लिए, उस गोल तक पहुंचने के लिए जो हम स्टेप लेते हैं दैट स्टेप इज़ योर ऑब्जेक्टिव। ठीक, तो आइए देखिए स्टार्ट करते हैं अपने हम जो आपका डिफरेंस है। बट उसके पहले अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी ही और वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। तो चलिए
नेक्स्ट इज एम एंड ऑब्जेक्टिव। एम क्या है? एंड एम इज अ अल्टीमेट गोल विच एन इंडिविजुअल और एंटिटी स्ट्राइव टू अचीव। देखिए यहाँ पे मैंने वही डेफिनेशन सबसे पहला लिखा है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एम और ऑब्जेक्टिव में बताया था, वहाँ याद करेंगे तो आपके यहाँ भी ये चीज़ एज इट इज़ काम करने वाला है। तो एम क्या है? एम इज़ एन अल्टीमेट गोल, एक अल्टीमेट गोल है जिसको कोई इंडिविजुअल या एंटिटी चाहता है पाना। ऑब्जेक्टिव क्या है? Objective is something a person or entity seek to achieve it by continuously chasing it। उसको लगातार पीछा कर रहे हैं तब पा रहे हैं। एम क्या है? एक लॉन्ग टर्म आउटकम है और ऑब्जेक्टिव क्या है? एक शॉर्ट टर्म है। तो पहला डेफिनेशन, दूसरा लॉन्ग और शॉर्ट, ये याद रहेगा। जो आपका एम है वो हमेशा पर्पस के साथ होता है। आपको कुछ बनना है या आपके बचपन से कोई सपना है, वो चीज़ हमेशा क्या होती है? एक पर्पस होता है जिसके लिए आप उसको करते हैं, जबकि ऑब्जेक्टिव कभी पर्पस के साथ नहीं होता। ऑब्जेक्टिव इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद अचीवमेंट, क्योंकि यहाँ पर आप जो है क्या करते हैं? सोचते नहीं हैं, वो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं। तो वहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना होता है? उसको प्राप्त करना होता है, न कि वो किसी पर्पस से होता है। ठीक। इट शो द जनरल डायरेक्शन। एम हमेशा एक जनरल डायरेक्शन को शो करता है। जनरल डायरेक्शन दैट मीन्स कि वो हमेशा जो है कि आपने किसी चीज़ को सेलेक्ट कर लिया तो उसकी तरफ जाने के कई रास्ते हो सकते हैं। ठीक, जैसे आपको अगर टीचर बनना ही है तो आप प्राइवेट में भी जा सकते हैं, इस तरह भी जा सकते हैं, खुद का स्कूल भी खोल सकते हैं, वेरियस तरीका है। जबकि ये स्पेसिफिक होता है, अगर कोई ऑब्जेक्टिव आपने चुन लिया जो छोटा शॉर्ट टर्म है कि नहीं आपको बीएड पास करना, तो बीएड करना ही पड़ेगा आपको उसके लिए, तो ये स्पेसिफिक गोल है। इट डिस्क्राइब व्हाट इज़ टू बी अचीव। एम क्या बताता है? कि आपको क्या अचीव करना है, उसको डिस्क्राइब करना है, क्या अचीव करना है। ठीक है, जैसे आपको क्या बनना है वो चीज़ कौन बताएगा? एम। हाउ इट इज़ टू बी अचीव्ड, और कैसे होगा। ठीक है, स्टेप्स क्या होंगे, स्ट्रैटेजी क्या होगी, वो क्या बताएगा? ऑब्जेक्टिव बताएगा। ठीक, देखिए आपने कितना देखा। सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। ये पर्पसिव होता है, वो पर्पस के साथ नहीं अचीवमेंट के साथ होता है। इसमें जनरल दिशा होती है, उसमें स्पेसिफिक होती है। ये बताता है कि क्या अचीव करना है, जो ये व्हाट है ना, व्हाट बताता है, जबकि ये क्या बताता है? हाउ, कैसे करना है। ठीक। देयर इज नो टाइम बाउंडेशन। एम आपको पता है एक लंबी प्रक्रिया होती है, ये लाइफ लॉन्ग भी चल सकती है, बट आपका उसके कंपैरिजन में ऑब्जेक्टिव को देखेंगे तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं और उसको पाते जाते हैं। ठीक है, टाइम बाउंडेशन इसमें होती है। एम को आप कभी मेज़र नहीं कर सकते। कभी कभी हम बहुत मेहनत करते हैं बट एम अगर हमारा है हम उस तक नहीं भी पहुंचते हैं तो फिर भी ठीक है, लाइफ में जी रहे हैं, तो वो मेज़रेबल नहीं होता है। ठीक, कि मतलब इसको आप मेज़र नहीं कर सकते, बट ऑब्जेक्टिव्स को आप मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, वो आप कर सकते हैं। इसके साथ ही जब वो लॉन्ग टर्म है, मेजरेबल नहीं है और इसमें टाइम का भी पता नहीं है, तो इसीलिए इसका एक्सपेक्ट क्या होगा? एम का एक ब्रॉडर एक्सपेक्ट होगा, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव भी शामिल है, बहुत सारे पक्ष हैं, तो ये ब्रॉडर को दिखाता है। जबकि ऑब्जेक्टिव आपने एक बार पा लिया, अब दूसरे ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। कई ऑब्जेक्टिव्स हमारे लाइफ में, ये भी पॉइंट ऑफ लिख सकते हैं कि एम हमारे एक ही हो सकता है ना, एक या दो, बहुत ज़्यादा अगर किसी ने दो रखा है प्लान बी के अकॉर्डिंग तो, बट ऑब्जेक्टिव्स हमारे बहुत सारे होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स तो हम आए दिन सेट करते हैं, उसको चूज़ कर लेते हैं, चेस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। ठीक, तो ये नैरोअर है, ये ब्रॉडर है, और ऑब्जेक्टिव आपकी लाइफ में कई हो सकते हैं, जबकि एम बहुत नहीं होते हैं। एम्स इंक्लूड ऑब्जेक्टिव, ये मैंने जो अभी आपको बताया कि एम्स के अंदर ऑब्जेक्टिव इंक्लूड होता है। एम आपका क्या है? ये है, और ऑब्जेक्टिव उसके अंदर होता है एक पार्ट के रूप में। ऑब्जेक्टिव इज अ पार्ट ऑफ इट, ऑब्जेक्टिव उसका पार्ट है। एम इंक्लूड सब्जेक्टिविटी, ये बहुत उसकी बात है कि एम्स में क्या होता है? सब्जेक्टिविटी होता है। सब्जेक्टिविटी दैट मीन्स कि दैट इज डिपेंडेंट ऑन यू, दैट इज रिलेटेड ऑन यू। आपको कोई भी काम करना ज़रूरी तो है नहीं कि वो आपके लिए भी है, आपके भाई के लिए भी, आपकी बहन के लिए भी सेम एज इट इज़ वही एम होगा, कि पूरे परिवार के लिए वही एम है, ऐसा तो है नहीं। सब पर्सन के इसमें अपने इंटरेस्ट, अपने नीड, अपनी क्यूरियोसिटी, अपने अकॉर्डिंग सबकी क्या होती है? एम अलग अलग होती है। बट जैसे कि अब हम इसको क्यों कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव को, कि ऑब्जेक्टिव जो है ऑब्जेक्टिविटी होती है। क्यों? क्योंकि देखिए एम अगर जितने भी बच्चे हैं, अगर किसी को टीचर बनने का एम है तो हो सकता है वो सब्जेक्टिविटी उसमें है, क्योंकि किसी को गवर्नमेंट होगा, किसी को प्राइवेट होगा, किसी का खुद का होगा, बट करने के लिए ऑब्जेक्टिविटी इसमें आपके जो है ऑब्जेक्टिव में इसलिए होती है क्योंकि वो करने के लिए जो स्टेजेस आप सभी लोग छोटे छोटे लेंगे वो कहीं ना कहीं सब में क्या होगी? कॉमन होगी। स्टेप्स एक ही हैं बट वो सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है वो सबके दिमाग में अलग अलग रूपों में चलती है।
इस बेस्ड, इसका जो बेस होता है ना एम का, वो फिलॉसफी द्वारा आता है। किसके द्वारा है? फिलॉसफी, दर्शन के द्वारा। दर्शन में भी आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, प्रैग्मेटिज्म है, नेचुरलिज्म है, ठीक, ये सारी चीज़ें उसका बेस यहाँ से मिलता है। जबकि ऑब्जेक्टिव का जो बेस है वो साइकोलॉजी उसका बेस मानी जाती है। क्लियर? तो ये आपका क्या था? ये आपका है डिफरेंस। डिफरेंस किसके बीच में है? एम्स और ऑब्जेक्टिव के बीच में। तो मैंने आपको काफ़ी सारे, आई थिंक मैंने आपको 9 से 10 पॉइंट बता दिए हैं, ठीक। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, थोड़ा समय है तो लाइक ज़रूर कर दें, और इसके साथ ही कोई डाउट अगर रह गया हो इस क्वेश्चन में एम और ऑब्जेक्टिव के, तो इसको कमेंट करके बता दें। मैं ट्राई करूँगी कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, डाउट्स है, उसको दूर कर सकूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ ही एक और बात कि जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में शॉर्ट क्वेश्चन कराए गए हैं और लॉन्ग क्वेश्चन कराए गए हुए हैं, पेपर में पूछे गए हैं, उन सभी का जो है आपको राजर्षि क्लासेस पर वीडियो मिल जाएंगे, ठीक। चाहे तो आप कॉमन क्लासेस की एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आपका ज्योग्राफी के अलावा कोई और सब्जेक्ट है, आपके कोई फ्रेंड्स हैं, उनको भी आप रिकमेंड कर सकते हैं, वो चीज़ बहुत यूज़फुल है। और इसके साथ ही अगर आपका ज्योग्राफी टीचिंग से सिर्फ उससे ही है, तो आप ज्योग्राफी टीचिंग वाले प्लेलिस्ट में जाकर के जितने भी वीडियोस हैं वो सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ही और बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर है। तो इसको बिल्कुल भी दिमाग में रख करके पूरे उसको पढ़ करके जाइए। और इसके अलावा मैं आपको इतना प्रॉपर कंटेंट दे दूंगी कि इसके अलावा आपको बाहर से कोई चीज़ जो है लेकर के उतना मेहनत न करना पड़े, ठीक है। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।